क्लैरिटी होना चाहिए। पूरा देश में इवन इंक्लूडिंग एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में भी सबसे बड़ा जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज है, जो हार्वर्ड और कोलंबिया, वहाँ पे भी जो है एक एजुकेशनल क्राइसिस डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है। और इंडिया का जब मामला आप उठाएंगे, पिछले 10 साल में स्पेशली, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में 2014 से खासकर ये रेजिम जब से आए हैं, एजुकेशन लगातार हैज़ बिन अ टारगेट। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उठा के देख लीजिए, दुनिया में कहीं पे भी जब गवर्नमेंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका नज़र रहता है कि लोगों को तालीम कैसे दिए जाए, कंप्लीट लिटरेसी कैसे अचीव किया जाए, ये रहता है फोकस। हमारा डॉक्यूमेंट एक ऐसा अजीब और गरीब डॉक्यूमेंट पहली बार मैंने देखा, जहाँ तालीम कंटिन्यू करने के बजाय तालीम से ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट कैसे किया जाए, इसका बहुत मल्टीपल ऑप्शंस दिए। 8वीं में आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, 10वीं में आप ड्रॉप आउट करते हो, 12वीं में, और इसको ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी और फ्रीडम है। मैं हाल ही में इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में था, वहाँ पे भी मैं ये मुद्दा उठाया कि ये पहली बार मैं ऐसा अजीब चीज़ देख रहा हूँ कि लोगों को वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स, एजुकेशन एक्सपर्ट्स, वे कह रहे थे कि भाई एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कैसा हो, दिस इज वे टू ट्रेन आवर किड्स टू बिकम आत्मनिर्भर एट एन अर्ली स्टेज। तो ये है फोकस, पहले हमें समझना है ओवरऑल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है, उसका लिंक जो है सीधा सीधा कास्ट सिस्टम से। इंडिया ये 8th 10th 12th में अगर आप ड्रॉप आउट ऑप्शंस दे रहे, विच आर द सेक्शंस विच आर गोइंग टू ड्रॉप आउट? क्या वेल ऑफ मिडिल क्लास सेक्शन के बच्चे क्या 8वीं में ड्रॉप आउट कर लेंगे? क्या अपर कास्ट के अर्बन बच्चे क्या इसमें से ड्रॉप आउट हो जाएंगे? ये कौन बच्चे हैं जो 8वीं में ड्रॉप आउट करके तालीम छोड़ के जो है एम्प्लॉयमेंट ढूंढना शुरू करें? और इसको गवर्नमेंट जो है इट्स एनकरेज। तो पहली बात तो है पूरा एजुकेशन पॉलिसी ही सिर्फ यूजीसी गाइडलाइंस के बात नहीं है। यूजीसी गाइडलाइंस इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ दैट। पूरा एजुकेशन पॉलिसी का इज ड्रिवन टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ ए हायरार्किकल सिस्टम, जहां आप उस सिस्टम के ओर धीरे धीरे जा रहे हैं जब मेजॉरिटी जो दलित, बहुजन, एसटी और मुसलमान, इनको जो है अगले 20-25 साल में एजुकेशन सिस्टम से बहुत जल्दी ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, और सिर्फ एक खास सेक्शन के लिए जो है एजुकेशन विल बी रिजर्व। तो पहले बात तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सारा फोकस ही यही है। अब उसमें देख लीजिए 8वीं में कह रहे हैं कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उनको उसको आरएसएस का चीफ जस्टिफाई करता है कि हम डिग्निटी ऑफ लेबर लेके आ रहे हैं इस देश में। इशू तो सही है, लेकिन वो किस ढंग से जोड़ते हैं उसको, और इसको आपको देखना है कि लार्जर पॉलिसी क्या है बाहर। सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी देखे तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। पिछले 10 साल में नॉट ओनली बीजेपी, बहुत सारे स्टेट्स में जो है कास्ट ऑक्यूपेशन का फंडिंग शुरू हो गया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी विश्वकर्मा पॉलिसी लेके आया। व्हाट इज दैट विश्वकर्मा पॉलिसी? दे आर सेइंग कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसको फंडिंग करते हैं। तेलंगाना में जो है 25 लाख गोल्ला कम्युनिटी का जो शीप रेयरिंग, उसके लिए पैसे दे रहे, बार्बर कम्युनिटी के लिए पैसे दे रहे, पॉटरी के पैसे दे रहे, और चीफ मिनिस्टर खुल के बोल रहे हैं कि सारे लोग हायर एजुकेशन में नहीं आ सकते, सारे लोग जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं पा सकते, आप अपने कास्ट ऑक्यूपेशन को बढ़ावा दीजिए। और इसको कल्चर से भी जोड़ के कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन में हमारा सारा एक कास्ट ऑक्यूपेशन बहुत, दिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज। उसमें एक साइड में उनका एम्फोसिस है, दिस इज नॉट द स्पेस टू गेट इनटू ऑल दोस डिबेट्स, बट उनका जो अब एनईपी का कास्ट ऑक्यूपेशन फंडिंग सब जोड़ के देखे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी इज दैट आरएसएस के नजरिए में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर सोर्सेस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसऑर्डर। और इसका एक सॉल्यूशन है कि 80% ऑफ लोगों को आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन तक पहुंचने ही ना दिए तो आधा कॉन्फ्लिक्ट वहीं खत्म हो जाए। तो पहली बात तो आपको ये समझ के चलना चाहिए कि उस तहत अब यू कीप दैट इन द बैकग्राउंड, देन आपको ये समझ में आएगी ये यूजीसी गाइडलाइंस के साथ क्या हो रहा है।
ये कोई बीजेपी आरएसएस का कोई डिस्क्रिमिनेशन के साथ खत्म करने का कोई कमिटमेंट नहीं है. दिस इज अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट कि आप एक तरफ यूजीसी गाइडलाइंस दो, अपर कास्ट बच्चों को उधर उतारो, वो सारा प्रोटेस्ट जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट है, तो उनका दिखाओ एंग्जाइटी. दूसरे तरफ आप बोलो ओबीसी को इंक्लूड कर दो उस यूजीसी गाइडलाइंस में, फिर वो स्टे ले लो. ये सारा जो देश में आजकल हो रहा है, ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड खेल चल रहा है ताकि दोनों तरफ से लोग सड़क पे उतरे, लड़ाइयाँ चले और एक इलेक्ट्रल आउटकम जो है यूपी के मद्देनजर रखते हुए अपर कास्ट तो वैसे भी बीजेपी को वोट डालेंगे, ओबीसी को कंसोलिडेट करने के जो है ये यूजीसी गाइडलाइंस का. इसके अलावा देयर इज नीदर ए सिंसियर एफर्ट टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन, नीदर द प्रोविजंस आर क्लियर इफ यू सी द गाइडलाइंस. सिर्फ वेग एक जो है इसमें दिया गया है. सो हमें इस मकाम पे क्या करना है, इसीलिए जो है जेएनयू पे ये हायर एजुकेशन जेएनयू जो क्राइसिस चल रहा है, ये पूरा जेएनयू पे अटैक इसलिए है क्योंकि जेएनयू इज वन पब्लिक इंस्टीट्यूशन. उसका खासियत क्या है? खासियत ये है पब्लिक इंस्टीट्यूशन वहाँ बहुत सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स के साथ साथ आपको ग्लोबली कंपेरेबल क्वालिटी एजुकेशन मिलता है. ये अगर सिर्फ सोशल जस्टिस का अगर जो जेएनयू का सिर्फ पॉलिटिकल है, जो जैसा बाहर जो अफवाह फैलाते हैं कि वहाँ पे सिर्फ लड़ाई करते बच्चियाँ, सिर्फ वहाँ पे हमेशा डिस्टर्बेंस चलता है, तो देन नोबडी वुड हैव टेकन जेएनयू सीरियसली. वो तो हर जगह हो रहा है इंडिया में. जेएनयू इज व्हाई देयर हैज बीन सच अटैक, अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन जेएनयू फॉर लास्ट 10 years है, लगातार चलता आ रहा है 2014 से. इसका रीजन यही है कि जेएनयू इज वन मॉडल where we have proven that public institutions with government funding can provide globally comparable quality education at a very affordable price. ये है इसका. तो आप एनईपी यूजीसी गाइडलाइन के साथ ये अटैक जो जेएनयू पे हो रहा है इसका आप कंपेयर कीजिए. जेएनयू पे इसलिए अटैक नहीं हो रहा क्योंकि वो कुछ वामपंथी है, लेफ्ट है, उधर रेडिकल पढ़ाते, वो सब तो ठीक है, वो एक आइडियोलॉजिकल. The central reason जेएनयू का अटैक कि अगर सिर्फ हम पॉलिटिकल रहते, अगर हम सिर्फ स्लोगनियरिंग करते, मोर्चा निकालते, फिर भी मुझे नहीं लगता जेएनयू पे इतना खास दबाव रहता. खास दबाव इसीलिए है क्योंकि जेएनयू इज एन अनप्रेसिडेंटेड मॉडल इन डेवलपिंग वर्ल्ड एनीवेयर. कहीं पे भी चले जाए, अफ्रीका में चले जाए, वहाँ हमारे यहाँ नाइजीरिया से, अफ्रीका से स्टूडेंट्स आते हैं, ईस्ट यूरोप से स्टूडेंट्स आते हैं. क्यों? क्योंकि इट इज ग्लोबल जो एजुकेशन दिया है. हमारा टीचर्स हम लोग सारे ग्लोबली भी गिव. मैं कल ही न्यू स्कूल न्यूयॉर्क में जो आईबी लीग है वहाँ के लिए आई गिव एन ऑनलाइन टॉक. नेक्स्ट वीक आई एम गिविंग फॉर सिंगापुर के लिए एक टॉक. वी आर स्टिल बीइंग इनवाइटेड ग्लोबली एवरीवेयर. दिस इज द अनप्रेसिडेंटेड क्वालिटी दैट व्हाट बीजेपी आरएसएस कैन नॉट स्टैंड इज इतना हाई क्वालिटी एजुकेशन आप जो है लास्ट पर्सन तक पहुंचा है. जेएनयू का एक खासियत है, इसलिए जेएनयू सच अ वाइब्रेंट स्पेस. ऐसे नहीं कि हम स्टूडेंट्स और टीचर्स हम सब चीज पे एग्री करते. हम बहुत सारे विषय पर हम लोग आर्गुमेंट भी करते. जब इन्होंने बुलाया मुझे टॉक देने के लिए, आई ऑल्सो प्रेजेंटेड माई क्रिटिक. जब हम जैसे टीचर्स, मुझे मेरा खुद का एग्जाम्पल दे तो मुझे 3 बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ऑफर्स आए, जैसे डबल द सैलरी, वो कार मिलेगा ये. बट आई सेड वी कैन नॉट अफोर्ड, नॉट बिकॉज ए कुछ सोशल सर्विस, just being in JNU speaks keeps you academically alive. क्योंकि हमारे दलित बोन बच्चे आके हमको कॉन्फ्रंट करते हैं, सर आप ये लेकर हम पढ़े, हम वी डिसएग्री. मुस्लिम स्टूडेंट्स कमेंट से, सर योर आर्गुमेंट ऑन सेक्युलरिज्म वी डोंट एग्री. ये पूरा खुल के जो है चर्चे चलते रहते हैं. कश्मीर पे भी डिबेट, कश्मीरी स्टूडेंट्स भी have. इंडिया, JNU is a mini India and we discuss every issue thoroughly. Not that we just sit and we agree with each other and we are only waiting to give slogans. That's not our work in JNU. We thoroughly thrash out every issue, and that is the most attractive thing about JNU. इसलिए JNU का जो बच्चे बाहर निकल के जाते, पहले जब आते निकलना मुश्किल है JNU से. पहले तो बात यह है, अगर जो निकल के चले जाते, जैसे मेरा क्लासमेट्स अभी भी मैं टच में 20 साल हो गया, अभी भी उनके लाइफ में हाई पॉइंट JNU है. उसके बाद उनका लाइफ में ऐसा कोई घटना नहीं है जो दे थिंक वर्थ टेलिंग. जब हम मिलते, हम तो क्योंकि JNU में रहते, हम इतना एक्साइटेड नहीं हो पाते JNU का नाम से. वो 20 साल 25 साल बाद भी जब JNU का नाम सुनते दे आर सो एक्साइटेड.
वो जेएनयू में हम गंगा ढाबा में बैठते थे, हम ये बैठते, तो वो गंगा ढाबा 615 का बात नहीं। बात यह है कि खुल के लाइफ ऑफ माइंड जेएनयू गिव्स। और ये प्रो सबाल्टर्न जो कल्चर है, एक किसी कस्बे से मुसलमान उठ के आते, भले ही अंग्रेजी ना बोल पाए, भले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसका एक्सपीरियंस वो प्रेजेंट कर सकता है। उसको जो है जेएनयू में हम लोग ट्रेन करते हैं, उसको कैसे एक एकेडमिक इसमें ले आ जाए। ये जो 25-50 साल से जेएनयू जो लगातार इस काम को करते आए हैं, एक सोशल जस्टिस का लैंग्वेज, एक जस्टिस का जो डिस्कोर्स है इस देश में, सबॉल्टर्न कम्युनिटीज जो आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और ये मुसलमान, they become IAS, they become IFS, they go into journalism, they go into teaching, they go into politics। आप किसी फील्ड को उठा के देख लीजिए, जो टॉप है वो सारे जेएनयू से आज। The true anti-national work of JNU is this, कि सबाल्टर्न को जो आप है एलिट बना रहे हो, एलिट प्रोफेशंस में डाल रहे हो विद सोशल सेंसिटिविटी। तो ये क्राइसिस जो है आपको यूजीसी गाइडलाइंस का जो क्राइसिस है, इस सेंसिटिविटी का जो है एक्सप्लॉयटेशन, जो लगातार 50 साल से हमारा स्टूडेंट्स फैकल्टी मिलके जो लड़ाइयाँ करके इस स्पेस को बचा के रखे है, उसको जो है एक मौकरी है ये। आप दलित बहुजन सोशल जस्टिस डिस्कोर्स को आप अप्रोप्रिएट करके एक इंस्ट्रूमेंट देते हो, उसको फिर वापस ले लेते हो, उधर अपर कास्ट बच्चे को उतारते हो सड़क पे, इधर हमारे स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, बट दिस इज ऑल वेरी मैन्युफैक्चर्ड थिंग। देयरफॉर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये यूजीसी गाइडलाइंस का तो डिमांड तो हमें करना है, बट साथ साथ हमें ये जो बिग पिक्चर ऑफ एजुकेशन, बिकॉज अगर इफ दिस कंटिन्यूज वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू काइंड ऑफ एन अपार्थाइड सिस्टम इन दिस कंट्री। बहुत सारे यूरोप और अमेरिका, आप अमेरिका में भी चले जाइए, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी जहाँ ब्लैक्स है वहीं का वहीं है। अमर्त्य सेन ने लिखा है कि blacks live like sub-Saharan African condition in the heart of United States। So सिर्फ जीडीपी बढ़ने से, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से ये सबसे कुछ मसला हल होने वाले हैं, क्योंकि 80% ऑफ पीपल इफ दे आर डिनाइड बेसिक अपॉर्चुनिटीज। हम तो जेएनयू में यहाँ तक बात करते सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, जेएनयू स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आने के बाद उसका कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ा जाए, उस पर भी चर्चा होता है जेएनयू में, कि कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाए। जब पहला सेमेस्टर में हम पढ़ाते, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश जो रीजनल बैकवर्डनेस आते बोल नहीं पाते, क्लास में हिचकिचाते हैं, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। बट सेम स्टूडेंट्स बाय सेकेंड थर्ड सेमेस्टर दे आर एक्टिव इन द क्लास, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, their language dramatically improves, their articulation improves, and this is the magic JNU creates। अब इसमें बताइए, इसमें कौन सा एंटी नेशनल एक्टिविटी है? आज जो recent protest है, Aditi is here, this is the protest they are leading। the face recognition technology का प्रोको, सर्वेलेंस कम करो। मैं कल इफ्तार में गया था, स्टूडेंट्स एट ऑर्गेनाइज, वहां पे सिक्योरिटी वाले आके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं हमसे पूछा, भाई इफ्तार में सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी है ये, यूनिवर्सिटी मीन्स पब्लिक, द आइडिया इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स कॉमन स्पेस है। वो खुद सिक्योरिटी वाला भी हमसे कह रहा है कि सर क्या करें, हम पे दबाव है। और हाल ही में 20 या 25 21 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी निकाल दिया। देखिए यहाँ, this is the system you are putting in place। So the recent protest where Aditi and her friends were also to be jailed for 3 days is this protest। This is not their own personal, इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई राजनीतिक और सियासती खेल नहीं है इसमें। This is the space we have been, JNU has been protecting। फी हाइक पे भी 4 साल 5 साल पहले बहुत बड़ा मुहिम चला, तब फी हाइक रुक गया। Social composition of JNU, all said and done, still continues to remain where I think lot of subaltern community students come। So the struggle that teachers and students especially are leading is to protect this social character। अगर हम इस spaces को अगर हम खत्म कर देंगे, तो सिर्फ आपके साथ होगा जो corporate schools बाहर में। ये schooling system already हो चुका है। 2018 economic survey data उठा के देख लीजिए आप, 1 lakh government schools have been closed down in this country। 1 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स। इसमें कौन, who goes to this government? Students from these sections, marginalized sections। तो आपके साथ सिर्फ होगा कॉर्पोरेट स्कूल्स जिसमें किसी को दाखला नहीं मिलेगा, nobody can afford those schools, या this will be dropouts। This is the model we are moving to। एक बड़ा
dangerous model है, because it's like nothing short of an apartheid system where 80% को if you deny even basic public goods. एक तरफ हम कह रहे हैं ग्लोबली इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, यूथ हम 65% यंग है, सिर्फ आप नंबर्स लेके क्या करोगे? 65% यूथ को पहले दे नीड ट्रेनिंग, दे नीड एजुकेशन, दे नीड हेल्थ, दे नीड एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑल दीज थ्री आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड. नीदर हेल्थ इज अ पब्लिक गुड. आप बजटरी एलोकेशंस देखिए लगातार कम होते गए आप 2014 से. इट्स 2.5% फॉर ए डेवलपिंग नेशन ऑफ दिस काइंड. हम बार बार कहते हैं कि चाइना के साथ कॉम्पीट करते, चाइना के साथ. 4 या 5 साल पहले चाइना गया था, एक सेंट्रल चाइना में एक यूनिवर्सिटी में गया था, गुड़गांव यूनिवर्सिटी. मैं बोला जब उतरा कि मैं टैक्सी वाले से मैं आई प्रेफर टू वॉक इन यूनिवर्सिटीज, आई विल वॉक. ही सेड नहीं सर, आपका गेस्ट हाउस 10 किलोमीटर्स दूर है. तो यूनिवर्सिटीज इन द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर्स, इट हैज स्टूडेंट्स ऑफ 50,000. और जो मुझे स्टूडेंट्स ने हॉस्टल घुमाया, और हॉस्टल एंड द गेस्ट हाउस दे पुट मी, दे वर लाइक 5 स्टार. दिस इज द इन्वेस्टमेंट चाइना इज मेकिंग ऑन एजुकेशन. आप यहाँ बात कर रहे हो 5 ट्रिलियन बनेंगे, हम चाइना को ये कर देंगे, यूएस को वो कर देंगे, हम तीसरा. दिस इज ऑल एम्प्टी शैलो टॉक. जो इन्वेस्टमेंट पहले से ही कम एजुकेशन, उसमें भी आप कम करते जा रहे हो. 2.5% on education, 1.9% on health. Bangladesh is spending more than us on health. So ये GDP को दिखा के आप so this long term dangerous, this has long term implications. So इसलिए I congratulate SIO, it is taking, and I SIO should be in the lead for all issues. इसलिए मैं बार बार अपने राइटिंग्स में भी और जब जमात के साथ भी मैं बात करने गया, मैं यही कहा कि मुसलमानों का, रिलीजियस माइनॉरिटीज का इश्यूज भी इस कंट्री में इस बड़ा पिक्चर के बिना सॉल्व नहीं होगा. आप सिर्फ अपना इश्यूज उठा के कोई सॉल्व नहीं हो सकता. सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पे आप कोई भी जो है इस वेलफेयर मुस्लिम्स को मिलने वाला नहीं है. अगर पूरा एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गया तो अब डायरेक्ट इम्पैक्ट इज ऑन मुस्लिम किड्स. तो उसके बाद आप कहोगे मुस्लिम कितना फेलोशिप्स मिल रहा है हमें, हमारे बच्चों को कितना तालीम मिलेगा, इट बिकम्स मीनिंगलेस. SOO has to be on the forefront against privatization of resources. We should not allow any public institution to be privatized. SOO should be on the forefront for health for the poor and for right to work and full employment. So this I'm thinking is the beginning. But आप लोग सारा जो बड़े मुद्दे हैं इस देश में, you should be in the forefront to lead. Muslim is one part of that. रिलीजियस माइनॉरिटीज का जितने भी इश्यूज है, आपका सिविक एमिनिटीज का इशू हो, आपका एम्प्लॉयमेंट इशू हो, सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स का हो, हेल्थ और एजुकेशन हो, दिस कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट दिस एंटायर पिक्चर ही जब बदल रहा है, उसमें आप अलग से फायदेमंद नहीं हो सकते. इट इज इन योर इंटरेस्ट दैट यू शुड डिफेंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. इट्स इन योर इंटरेस्ट यू रेसिस्ट न्यूलिबरल प्राइवेटाइजेशन. ये न्यूलिबरलिज्म का एजेंडा जो है SOA का टॉप एजेंडा पे रहना चाहिए. अगर आप न्यूलिबरलिज्म के खिलाफ पुशबैक करोगे, उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है मुस्लिम किड्स के लिए हो. तो इवन टू फाइट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी इश्यूज यू हैव टू फाइट दिस बिग इश्यू. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग अदर एंटी कास्ट स्ट्रगल्स, दैट इज व्हाट लेफ्ट डज. बट वो गैप एक बढ़ गया है. दैट लेफ्ट इज फाइटिंग फॉर एवरीवन, बट लेफ्ट इज सीन टुडे एज एलीट. वो कास्ट लैंग्वेज, रिलीजियस लैंग्वेज में वो गैप्स आ गया. लेफ्ट has also to rework how to we have to see that, because their core concern is this. पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे JNU को हम डिफेंड करते, हमारा कोर कंसर्न यही है भाई, हर तबके के लोगों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए. दिस इज आवर कोर कंसर्न. ऑल स्ट्रगल्स इन JNU, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आर विद दिस कंसर्न एंड फिलॉसफी इन माइंड. ये सब लेफ्ट है, सियासती, ये सब जो है सब नरेटिव्स है. मेन कंसर्न इज दिस. और जो भी इस कंसर्न के साथ जुड़ना चाहता है, दे हैव टू बी प्रो JNU एंड प्रो स्टूडेंट स्ट्रगल्स. दैट इज देयर मेन कंसर्न. बिकॉज व्हेन दे से वो फेस रिकॉग्निशन बंद करो, इट इज दैट सर्वेलेंस आया तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा. फेलोशिप्स के बारे में लड़ रहे, दे फाइट फॉर इनफॉर्मल जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, द इशू दैट यू रेज ऑन करप्शन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर. दिस इज द कोर कंसर्न. ये कंसर्न जो है बाहर दुनिया में मोर और लेस डिसअपियर कर जा रहा है. वी आर क्रिएटिंग साइलोस वेयर वी आर लिविंग इन एनक्लेव्स, वेयर इफ आई सी माय रिलेशंस एंड माय फ्रेंड सर्कल, उनको, उन बच्चों को एक दूसरा अलग दुनिया, वो बात पता ही नहीं है. लड़ने के बाद समझने को बहुत दूर है
कितना गरीब इस देश में उनको पता नहीं है. They think they live in private enclaves. आजकल स्कूल्स तो वेकेशन के लिए बाहर यूरोप ले जा रहे हैं बच्चों को. They think that is the reality. यूरोप है, दिल्ली में प्राइवेट फ्लैट में है, गाड़ी है, यही इंडिया है. और बाकी सब कोई अगर कोई, इसलिए उनको उनके नजरिए से जब ये दे हियर अबाउट जेएनयू प्रोटेस्ट, दे फील दिस ऑल डिस्टर्बेंस है. जब इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये लोग जो है बीच में, इसीलिए इनको एंटी नेशनल मानने में आसानी हो जाती है. बट रियल आपका भी जो मीडिया का रोल है, आप इस कंसर्न को, जो जेएनयू का कोर फिलॉसफी का कंसर्न को आप आगे बढ़ाएं. थैंक यू फॉर स्टॉपिंग. सभी साथियों को जय भीम लाल सलाम, और एसआईओ के साथियों को बेहद शुक्रिया कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया. मेरे प्रोफेसर बोल चुके हैं, मुझे मेरे पास बोलने के लिए पता नहीं क्या बचा है, बट काफ़ी बातें उनकी ही दोहराते हुए मैं सोच रही थी कि ये जो सारे मुद्दे यहाँ पे लिस्टेड आउट हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उसके कई नज़रिए हो सकते हैं. एक नज़रिया ये होगा कि शिक्षा ऐसी हो जो सामाजिक जो ढांचे हैं उनको रिप्रोड्यूस ही करे, उनको वैसे का वैसा बनाए. जो जाति प्रथा है, जो पितृसत्ता है, उसको वैसे का वैसा दोहराता हुआ आगे लेके जाए. और दूसरा एक जो नज़रिया हो सकता है कि शिक्षा का इस्तेमाल सोशल रेवोल्यूशन के लिए किया जाए. वहाँ पे लोग आए. यूनिवर्सिटी एज अ स्पेस, यूनिवर्सिटी एज अ स्पेस इतनी तकलीफ क्यों देती है, इसका जवाब इसी में है क्योंकि यूनिवर्सिटी के कई मायने हो सकते हैं. उसका एक मायना ये भी है कि तमाम जगहों से, तबकों से लोग आके साथ में जब एक क्लासरूम में बैठते हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं, अपने प्रोफेसर से सवाल करते हैं, वहाँ से कई नई बातें निकलती हैं. और जो शायद वो अपने कॉलोनीज़ में सीख कर आते हैं, पढ़ कर आते हैं, वो वहाँ पे वो स्टीरियोटाइप्स, वो स्टिग्मा वहाँ पे धाराशायी हो जाता है. इसीलिए अक्सर कहते हैं कि लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके. बिगड़ती नहीं हैं, उनको वहाँ जाके और नई चीज़ें पता चलती हैं, नई सच्चाइयाँ पता चलती हैं. और सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है. इंडिया में देखें तो जो एजुकेशन सिस्टम है आज यहाँ खड़े होकर अगर हम देखते हैं तो वो एक नियो लिबरल तरीके से एजुकेशन को देखा जाता है, और बेहद कास्टिस्ट तरीके से हमारे जो संस्थान हैं वो वर्क करते हैं. और उसके साथ साथ जैसा कि सर ने कहा, शिक्षा को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, महज एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे शिक्षा को इस तरीके से नहीं देखा जा सकता इस वक्त इस देश में या एनईपी जैसी पॉलिसीज में कि शिक्षा जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, एक नागरिक का एक हमें एक नागरिकता का एक बोध कराए कि हम सिटीजन्स हैं. हमारा एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बार बार बात की जाती है एनईपी में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहीं लिखा ही नहीं है. लिखा है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे. तो ये भी एक तरीका है हमें बताने का कि आप जब अपने अधिकारों की बात करोगे तो आप जो है एंटी नेशनल होगे, आप स्टेट से सवाल कैसे कर सकते हो, आप सिर्फ एक कर्तव्य करो. लेकिन उसमें वो चीज़ें भूल जाते हैं कि नागरिक होने का एक अपना कर्तव्य होता है, सिर्फ उपभोक्ता होने का एक कर्तव्य नहीं. और नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो सवाल पूछे, वो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अपने पास जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी सहूलियत है, उसको या तो बरकरार रखें या उससे बेहतर करें. तो जेएनयू के बारे में बात की जा रही थी. जेएनयू तकलीफ इसलिए देता है, आई थिंक जेएनयू इज ब्लैक स्वान ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कि इनकी जो एक थियोरी है कि आप एक उपभोक्ता हो, आप सब्जेक्ट हो, आप सिटीजन नहीं हो, और आप जिस चीज़ के लिए जितना दोगे उतना आपको मिलेगा. आप अगर उतना पे नहीं कर सकते तो आपको नहीं मिलेगा. और जेएनयू उसके बरक्स एक ऐसा मॉडल हो जाता है कि वहाँ पे कम पैसे में, बेहद कम पैसे में बेहतरीन प्रोफेसर से, जिन प्रोफेसर्स को शायद हम बाहर
अगर जेएनयू में नहीं होते हैं तो हम बाहर उनके वीडियोस देखते हैं, उनके टॉक्स देखते हैं, और अचानक से हम जेएनयू में आते हैं, हम उनसे पढ़ रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इनफैक्ट सीयूईटी के बारे में बहुत एक डिस्कोर्स रहता है जेएनयू में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जिसमें जैसे राइट विंग के जो राइट विंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहने की कोशिश करता है कि लेफ्ट जो है ये समझदारी रखता है कि सीयूईटी से आए हुए छात्र जो है वो बेहतर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है। और वो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आके ये कहते हैं कि आपको हमसे क्या तकलीफ है, जो हम जिन प्रोफेसर्स को बाहर से देखते थे, बस आज सीयूईटी के कारण हम उनसे पढ़ पा रहे हैं, सवाल जवाब कर पा रहे हैं। सीयूईटी पे तो खैर बात हो सकती है, लेकिन जेएनयू ये है, जेएनयू वो जगह है जहाँ पर आप बीएचयू से कुछ लड़के आए थे, मैं खुद बीएचयू से पढ़ी हूँ, वो रात में माही मांडवी हॉस्टल के सामने बैठे थे और उनके पास में बात करने गई तो उन्होंने कहा कि दीदी यहाँ सुना है कि अगर लड़की से बात कर लिया तो पर्चा लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी लड़की से बात कर ले तो पर्चा लिखा जाएगा, लेकिन एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जाती है कि आप कैसे भी, आप अगर किसी लड़की से या किसी भी जेंडर के इंसान से आप बात करेंगे तो आपका लहजा एक तरीके का होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट के साथ आपको बात करनी है, एक कंसेंट के मायने समझने हैं आपको। जेएनयू वो जगह है कि वो एक ट्रेनिंग देता है आपको कि आपको किस तरीके से सेंसिटिव होना है, किस तरीके से सामने वाले की बात समझनी है। अब मैं कल एक कोई मीडिया के साथी आए, हम उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो उनका ये दिक्कत था कि कॉर्पोरेट जो ड्रिवन चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती हैं, और जेएनयू में तो आईआईटी जैसी सड़कें नहीं हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हाँ नहीं हैं, और ये सालों साल के फंड कट का नतीजा है कि जहाँ पे कुछ संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताकर वहाँ पे सारा फंड डाला गया है, और वहाँ पे पैसा बनाने का आप बहुत सारा पैसा दे सकते हैं तब आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते। और जेएनयू जैसे संस्थानों से पैसा खींचा गया है। तब जब मैं उनको ये बात बताती हूँ तो वो ये कहते हैं कि आईआईटीज में तो लोग लोन लेके पढ़ लेते हैं, दिक्कत क्या है आपको। तो मैं मानव के बारे में कुछ पढ़ रही थी और मैंने ये देखा कि एक जो स्टिग्मा, एक ही हम स्टूडेंट सब क्लास में बैठते हैं तो शायद हम एक जैसे दिखते हो, लेकिन हम एक जैसे नहीं होते हैं। कई सामाजिक ढांचों उसको तोड़ कर आए होते हैं, कई सामाजिक पृष्ठभूमि से आए होते हैं, और जो स्टिग्मा स्पेशली आज के दौर में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है या दलित कम्युनिटी के साथ है, जहाँ पे ये लिखा है, ये स्टडी है कि बैंक्स उनको लोन नहीं देती है। आप अगर एक मुसलमान हैं, आप लोन लेकर आपको ये लगे कि आपको आसानी से लोन मिल जाए और आप जाके आईआईटी में पढ़ सकें, ऐसा नहीं होता है। इसी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के टाइम, पिछले इलेक्शन के टाइम हम कैंपेन करने गए थे, तो एक साइंस के लड़के से बात हो रही थी मेरी, उसको फाशिज्म वगैरह, उस समय फाशिज्म न्यू फाशिज्म का डिबेट था, उसको नीतीश के इलेक्शन के टाइम समझा रहे थे। उसने बातें सुनी, उसने फिर कहा कि देखिए आप ये सब क्या बोल रही हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। लेफ्ट को मैं बस इसीलिए वोट करूंगा क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ था, मेरे पिताजी सक्षम नहीं थे कि वो उतनी फीस दे पाए। मैं गया, कुछ दिन मैंने नौकरी की और उसके बाद मुझे जेएनयू के बारे में पता चला, तब मैं जेएनयू आया हूँ। और बार बार ये कोशिश की जा रही है कि हमारे लैब्स को प्राइवेटाइज किया जाए, बार बार ये कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट एंटिटी जो है लैब्स में इक्विपमेंट्स रखे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आप क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद वो फीस बढ़ती है और फिर वैसे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे। अब इस पे एक सोचने वाली बात है कि अगर न्यूटन को पहले से कोई प्राइवेट कंपनी ने बताया होता कि आपको क्या रिसर्च करना होता, तो शायद वो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पुल के बारे में नहीं सोच रहे होते। और इसके बाद एक और जो चीज़ बार बार कही जाती है हायर एजुकेशन, स्पेसिफिकली जेएनयू के बारे में, कि बूढ़े लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, 40-50 साल के लोग पढ़ते हैं। तो इस पे मेरा मानव से ही रिलेटेड एक एक्सपीरियंस है। मेरा एक दोस्त था
पौंडीचेरी में जब मैं पढ़ती थी, उसे पीएचडी करना था, वो इंजीनियरिंग कर आया था, लेकिन उस समय जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे 2019 वगैरह में, तो उसको लगा कि उसे सोशल साइंस पढ़ना है। वो पढ़ने आया और उसके पास उसका जेआरएफ नहीं निकला, लेकिन जेआरएफ नहीं निकला होता है तो आपको 30 साल के बाद आप जेआरएफ नहीं निकाल सकते या क्लियर नहीं कर सकते वो एग्जाम, लेकिन आपको मानफ मिल सकता है। लेकिन 2022 में मानफ को खत्म कर दिया जाता है और अब वो मेरा दोस्त पीएचडी नहीं कर सकता क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता बिना एक स्कॉलरशिप के। तो ये सारी चीजें, स्कॉलरशिप, रोहित के साथ क्या हुआ था? रोहित के साथ 2015 में 2016 में उनकी सांस्थानिक हत्या की गई। उससे पहले रोहित जब अपनी आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रोहित से सबसे पहले उनका स्कॉलरशिप छीना जाता है। फिर उनको पूरी मशीनरी, एक प्रोक्टोरियल इंक्वायरी उन पे होती है जो ये कहती है कि नहीं, जो भी इल्जाम हिंसा के इन पे लगे हैं वो गलत हैं और बेबुनियाद हैं। उसके बाद स्मृति ईरानी वहां से इंटरवीन करती हैं कि नहीं, पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, और फिर उनको उनके हॉस्टल से बर्खास्त किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद की जो उनकी लड़ाई रहती है, उसके बाद रोहित एक्ट का डिस्कोर्स आता है, और उसके बाद उनकी माँ या पायल तडवी की माँ की जो लड़ाई रहती है, उसके बाद हमारे पास यूजीसी रेगुलेशंस आते हैं। वक्त कम है, यूनियन की बात करनी थी। अभी हम देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में किस तरीके से पिछले ही साल लोग लड़ रहे थे अपने सेनेट को बचाने के लिए, जहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन होना है। यूनियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इतने वाहियात बयान, सॉरी आई वुड लाइक टू टेक फ्यू मिनट्स, आज भी उनका एक बयान आया है कि उन्होंने पिटीशन सुनने से मना कर दिया है कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव क्यों मिलनी चाहिए। उन्होंने सुनने से मना कर दिया कि नौकरी कौन देगा। उससे पहले उन्होंने डोमेस्टिक वर्कर्स की मिनिमम वेज को डिसाइड करने पे भी मना कर दिया कि उनको कोई नौकरी नहीं देगा। इस देश में ये कहा जा रहा है कि अगर लेबरर्स को, वर्कर्स को अगर अधिकार दिए जाएंगे तो आपको कोई नौकरी ही नहीं देगा। बेसिकली आपको अधिकार ही नहीं है अगर आपको काम करना है, रोजी रोटी कमानी है। और वही चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि लेबर यूनियंस जो हैं इस देश की प्रगति में बाधा बनते हैं। तो अब आप समझिए कि जो पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पूरा एक वोकेशनल ट्रेनिंग हमेशा से कॉर्पोरेट ने पूरे दुनिया भर में और इस देश में भी स्किल डेवलपमेंट कहा जाता है उसको। स्किल डेवलपमेंट किस लिए? कि जो मैन्युफैक्चरिंग का, जो कैपिटल का जो जब तरीका बदल जाएगा, जरिया बदल जाएगा, मोड बदल जाएगा, उस हिसाब से उनको मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स भी, जो कमजोर तबके से आए हुए लोग, जो कास्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके कास्ट प्रोफेशंस हैं, उसी को परपेचुएट करते हुए आप थोड़ा और स्किल डेवलप करिए। लेकिन आप पढ़ लिख कर सोचने समझने वाले मत बनिए। आप आज कुछ और फैक्ट्रियां हैं, कल कुछ और इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के हिसाब से आप अपना स्किल जो है रिबूट करते रहिए। बेसिकली ये है। और उसके लिए यूनियन जो है, स्टूडेंट यूनियन एक बाधा है। जेएनयू को बदनाम करने का 10 साल का जो साजिश है, वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब यूनिवर्सिटी में। या फिर आप देखिए लिस्ट उठा के कि यूनिवर्सिटीज में यूनियंस को कैसे खत्म किया गया है। न्यू लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के बाद लगातार यूनियंस खत्म किए जा रहे, चाहे एएमयू में अभी खत्म किया गया, मानू में। ये सारे लोग जब इकट्ठा होकर एक दूसरे के अधिकारों की बात करेंगे, चाहे आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसको कहिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी अगर होगी तो अगर जिसके वोट्स चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में बात तो होगी, सारे लोग डिस्कोर्स तो करेंगे। वो डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए। निजीकरण के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलाने का पूरा उनका साजिश है, और वहाँ पे सिद्धांता फाउंडेशन जैसी प्राइवेट कंपनियां पढ़े, क्लासरूम्स जिंदा ना रहें, क्लासरूम्स मर जाएं, फोन पे हमारी पढ़ाई हो। इसलिए ये यूनियन को ख़त्म करने का पूरा एक ज़रूरत समझते हैं, चाहे वो मजदूरों का यूनियन हो, चाहे वो छात्रों का यूनियन हो। वक्त बहुत कम है, फिर से शुक्रिया अदा करूंगी एसआईओ का, और अपनी बात यहीं ख़त्म करूंगी। जी, सबसे पहले मैं जो यहाँ पे जो बात रखनी है, जो डिस्कशन का मुद्दा है वो रोहित एक्ट के ऊपर है। मैं समझता हूँ जो बातें यहाँ पे जारी हैं, अजय गुटवर्ती सर ने और अदिति ने जिस तरह यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात रखी है, उसके कंटिन्यूएशन में ही
ये जो मुद्दा रोहित एक्ट का जो मुद्दा है वो मैं समझता हूँ वो आते हैं। यहाँ पे जिस तरह बताया गया, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का एक आइडिया जो होता है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। वहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में इंडिया को हमने देखते हैं, यहाँ पे के पॉपुलेशन 80% का पॉपुलेशन हमको यहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ये जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, जो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, ये लोग यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ये पूरा पब्लिक यूनिवर्सिटी का या एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा आइडिया है। ये एक जरिया है, ये एक सोशल मोबिलिटी का एक जरिया हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी के थ्रू, ये पढ़ाई के थ्रू, ये कम्युनिटीज़ बहुत ऑक्यूपेशनल, जिस तरह अजय सर ने भी, गुटवर्ती सर ने भी जो बोल रहा था, ऑक्यूपेशनल कास्ट हैं, बहुत सालों से, जनरेशन से जो लोग यही काम कर रहा था, उनको वहाँ पर सोशल मोबिलिटी हो सकता है। इसलिए ये पब्लिक यूनिवर्सिटी हम उसको दोबारा रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल हमारे सामने और आते हैं, जब इस तरह कम्युनिटी से, जो SC ST कम्युनिटी से, दलित या ट्राइबल या माइनॉरिटी कम्युनिटी से या बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी से स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी आते हैं, वहाँ पे उनको जो डिस्क्रिमिनेशंस फेस करना पड़ता है, वहाँ पे उनको जो डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, उसको हम किस तरह एड्रेस किया जाए, ये एक सवाल मैं समझता हूँ बहुत पुराना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में दलित सुइसाइड्स, ये एक IITs में या इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो सिर्फ सुइसाइड एक हम ये समझते हैं वो एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है। एक आदमी वैसा नहीं है, आपके साथ थोड़ा कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो आदमी सुइसाइड करते हैं। वो केसेस हज़ारों तादाद में है। बहुत डेली लाइफ में SC ST स्टूडेंट्स, दलित आदिवासी या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बहुत डे टू डे लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन को सामने करना पड़ता है, प्रेजुडिस को सामने करना पड़ता है। लेकिन उसके एक्सट्रीम केसेस जो होता है, वहाँ पे हमको सुइसाइड का केसेस मिलते हैं। या ये जो एक्ट जो हमने डिस्कस कर रही हैं, रोहित वेमुला के नाम पे वो एक्ट हमने डिस्कस कर रही हैं। रोहित वेमुला का जो इंसिडेंट हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2015 में जो हुआ था, रोहित वेमुला अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का एक लीडरशिप में रोहित थे, वहाँ पे जो उनको हॉस्टल से निकाला गया, उसके बाद वो जो सुइसाइड करते हैं, उसके बाद जो मूवमेंट उठते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नाम उसको हमको उस तरह मिलते हैं। सिर्फ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उससे पहले सेंथिल का, बालाजी का, इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट का सुइसाइड हुआ। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मूवमेंट खड़े हुए। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमको नजीब का केस मिलते हैं, वहाँ पे मुथुकृष्णन का सुइसाइड का केस मिलते हैं। इफ्लू में मुदस्सिर कमरान जो कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, उनका सुइसाइड का केस मिलते हैं। IIT में दलित सुइसाइड इन इटसेल्फ एक स्टडी का मुद्दा है। बहुत सारे एकेडमिक पेपर्स उसके लिखा गया है, कितने लोग IITs में दलित स्टूडेंट्स का सुइसाइड IITs में हुआ है। इसलिए ये मैं समझता हूँ ये इंडिया में ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करना पड़ता है, खासतौर पर जो बैकवर्ड क्लास, दलित, माइनॉरिटी, खासतौर पर स्पेशली नवेडेज में इस्लामोफोबिया का जो मसला है, नजीब का केसेस में हमको सामने करते हैं। जो राइट विंग का जो राइज है, उसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, राइट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से जो मुस्लिम स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को, क्रिश्चियंस को, इस तरह नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को, कश्मीरीज को कैंपसेस में जो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है, ये एक मुद्दे को सामने रखते हुए ये एक डिमांड आया है। हमको इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने के लिए एक एक्ट को हमको लेके आने का ज़रूरत है, एक बिल को हमको लेके आने का ज़रूरत है, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने का ज़रूरत है। ये एक लड़ाई इंडिया में चल रही है। पिछले 10 साल में रोहित वेमुला एक्ट के नाम पे ये एक मूवमेंट, ये एक लड़ाई इंडिया में हो रही है। इसका बेसिक डिमांड ये है, आप इसको एड्रेस करिए। जो स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे है, जिस तरह पब्लिक यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटियों में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में लोग आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, दलित बैकग्राउंड से आते हैं, माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको वहाँ पे एक सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट उनको मिले। अगर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको रिडम्पशन करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म वहाँ पे हो, इक्वालिटी सेल हो, कोई एक्ट हो, वहाँ पे पनिशमेंट हो। अगर एक फैकल्टी, बहुत हज़ारों केसेस हमारे सामने आते हैं, फैकल्टीज दलित स्टूडेंट, दलित होने की वजह से, माइनॉरिटी होने की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, लेकिन कहीं पे हमको ये सुनने में नहीं आते हैं वो फैकल्टीज के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, कोई कॉन्क्रीट एक्शन कहीं पर यूनिवर्सिटी की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहीं पर एक एक्शन हुआ है, अकाउंटेबल बनाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को PhD ड्रॉप करना पड़ता है, इसलिए उनके साथ उनके फैकल्टी, उनके सुपरवाइजर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको अकोमोडेट नहीं करते हैं, उनको प्रेजुडिस रखते हैं, मार्क कम देते हैं। ये तमाम इश्यूज में इसको अकाउंटेबल बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक्ट बनाया जाए,
एक लॉ बनाया जाए, इसके तहत स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको एड्रेस किया जाए। ये रोहित वेमुला एक्ट का असल जो बेसिक बुनियादी कंसेप्ट है, उसके तहत एक अच्छे उसमें जो स्टेप लिया गया है। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने उसके कैबिनेट में उसको कंसेप्चुअली एग्री किया, वो होम मिनिस्ट्री के तहत उसको रेफर किया गया। अभी लास्ट बजट में भी उसको मेंशन किया गया, ये अप्लाई करेंगे। बल्कि हम उम्मीद करते हैं ये एक्ट को, ये मूवमेंट को हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। आपके सामने आपको भी सपोर्ट उसके लिए चाहते हैं। इंशाल्लाह आने दिनों में कोशिश करेंगे ये मूवमेंट को पूरा देश में एक नेशनल मूवमेंट के तहत खड़े किया जाए। एक और बात करते हुए, जो शुरुआत में जो बात था, जो ये इसका एक सैम्पल हमको मिलते हैं यूजीसी रेगुलेशन में, जो नए रेगुलेशन जो आई है, हम उस पर बेसिकली उस पर भी लंबा बात हम कह सकते हैं। लेकिन जब भी एक बेसिक मिनिमम भी ये लोग ये कहते हैं ये रेगुलेशन ऑलरेडी है, 2012 का यूजीसी की इक्वालिटी का रेगुलेशन है। लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, लाइक स्कॉलर्स लाइक सुखदेव तोराट बोलते हैं ये बेसिकली वाटर डाउन वर्जन है। जो एक्सिस्टिंग इक्वालिटी एक्ट जो है, यूजीसी का रेगुलेशन जो है, उससे कमजोर एक वर्जन 2026 में आ रही है, एक्चुअल में कमजोर किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इसके खिलाफ कितने ऑपोजिशन आ रही है, ये भी एक हमको समझने का चीज़ है। इक्वालिटी को ये सोसाइटी, हमारा सोसाइटी कितना डर रही है, कितना उसको अपोज कर रही है, यहाँ का एक्चुअल अपर कास्ट या एक्चुअल राइट विंग उसको कितने अपोज कर रही है, ये भी एक देखने की चीज़ है। ये बात करते हुए मैं मेरा बात ख़त्म करता हूँ। रमज़ान का भी टाइम हो रही है, शायद और भी थोड़ी सी बात आगे रहेगी। जैसे कि जो इश्यूज हम यहाँ पर रेज किए हैं, अलग अलग इश्यूज हम यहाँ पर रेज किए हैं। स्टूडेंट यूनियंस के इश्यूज है, यूजीसी गाइडलाइन की इशू है, और इस तरह की मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप की इशू है। तो ये तमाम इश्यूज जो है स्टूडेंट की जो डे टू डे लाइफ है, एकेडमिक लाइफ है, उसी से रिलेटेड है। तो ऐसे ही शुरुआत से इस तरह के एकेडमिक इश्यूज में एंगेज होते हैं, एकेडमिक एंगेजमेंट की बात करते हैं। तो आगे भी स्पेसिफिकली जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप की जो बात है, 2022 से जो रोका गया है या उसको रद्द किया गया है, हम लगातार उसके बाद जो है हमारी लड़ाई चल रही है एडवोकेसी के लेवल पर, अलग अलग महाजों पर जो है वो लड़ाई चल रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये भी आपसे शेयर करना चाहते हैं कि आगे चल के हम ये भी एक डिसीजन लिए हैं, हमारे एक फैसला है कि हम इसको जो है गवर्नमेंट की इस एक्शन को हम कोर्ट में भी क्वेश्चन करने की फैसला हम लिए। उसकी तफसीलात, उसकी डिटेल जो है आगे आपके साथ शेयर किया जाएगा। और हर महाज पे इस लड़ाई को जारी रखने के लिए एससीओ तैयार है, एससीओ करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो लाइक माइंडेड पीपल है, जस्टिस लविंग पीपल है, तो उनके साथ मिलकर तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी की हुकूक के लिए, राइट्स के लिए हम लड़ाई जारी रखेंगे। और इस लड़ाई में, इस स्ट्रगल में आपकी भी ताउन की ज़रूरत है, आपकी भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो फिर एक और बार मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों की शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ की जो डिग्निटरीज हमारे दावत कबूल करके हम तशरीफ़ लाए हैं, अजय सर, अदिति मिश्रा, रमी सी के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एससीओ की जानिब से, और आपकी भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू ऑल।